जय हिंद, नमस्कार सभी प्रिय साथियों का स्वागत है नानक क्लासेस के ऑनलाइन क्लासरूम में। बिल्कुल सभी साथी आ जाइए। बिल्कुल नमस्कार सभी को। वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, हम जो है हम जो है वो टॉपिक आज शुरू करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था, सभी साथी ध्यान से सुनिएगा, वो पढ़ा था राजस्थान का भौतिक प्रदेश। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है राजस्थान की राजस्थान की जलवायु। एक बार सभी साथी जो है वो लिंक को कॉपी कीजिएगा और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लीजिएगा। अब ये जलवायु टॉपिक पूरा पढ़ेंगे ना, तो इसमें कमेंट हम जो है बहुत कम आपके लेंगे। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको समझना जो है वो ज्यादा बेहतर बनता है। तो इसका समझ के आधार पर ये टॉपिक है पूरा का पूरा, तो इसको अपने आज कवर कर लेंगे। देखो, मोटी मोटी मैं आपको बात बताऊं तो आपके सामने यहां पर एक शब्द आएगा जिसका नाम है जलवायु। क्या नाम है? जलवायु। एक तो नाम ये आएगा। दूसरा जो आपके सामने नाम आएगा वो आएगा ऋतु। गुरुजी ये कौन सी ऋतु है? ये वही ऋतु है जो आप सोच रहे हो। एक नाम जो है वो आपके सामने आएगा मौसम। मौसम मौसम था सुहाना बड़ा। मौसम। जलवायु। देखो, जलवायु की अगर अपन परिभाषा देखें तो याद रखना, वातावरण की दीर्घकालीन दीर्घकालीन दशा का योग। दीर्घकालीन दशा का योग कहलाता है। क्या कहलाता है? वातावरण। यानी लंबे समय की जो दीर्घकालीन अवस्था है उसका योग क्या कहलाता है? वातावरण। यानी ऐसी घटना आपको 30 वर्ष के अंदर जो वो देखने को मिलती। कितने वर्ष में जलवायु परिवर्तन कितने वर्ष में होता है? 30 वर्ष। ऋतु। ऋतु में आप याद करोगे वातावरण की क्या? वातावरण की वातावरण की कुछ माह की दशा का योग। कुछ माह की दशा का योग। दशा का योग कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? बोलिएगा, क्या कहलाता है? सभी साथी कमेंट में बताइएगा क्या कहलाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, शाबाश, वेरी गुड। तो बताइएगा, वातावरण के कुछ माह की दशा का योग क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, मजेदार। चलिए, इसके बाद वातावरण की कुछ माह की दशा का योग कहलाता है। उसके बाद वातावरण की कुछ दिन की दशा का योग। कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मौसम। यानी कहने का मतलब मेरा आपसे ये है कि जलवायु बदलेगी, उसको लग जाएंगे वर्षों। ऋतु बदलने में लगते हैं महीने। क्या लगते हैं? महीने। ऋतु बदलने के अंदर जो है, ऋतु बदलने में जो है, एक मिनट, ऋतु बदलने में जो है वो क्या लग जाते हैं? महीने। और मौसम की यदि अगर बात करें तो दिन। कुछ दिन की दशा का योग जो वो क्या कहलाता है? मौसम। जैसे हम बात करें 3 से 4 दिन, जैसे हम बात करें 3 से 4 माह, अगर मौसम जो है वो 3 या 4 महीने के अंदर बदल जाता है। दिन जो है, जो आज है वो कल नहीं है, कल है वो परसों नहीं है। 3 4 दिन में, जैसे ऐसे हो सकता है कि लगातार 3 दिन एक जैसा मौसम हो, लेकिन चौथे दिन एक जैसा मौसम नहीं रह सकता। ठीक है, कभी तापमान ज्यादा हो जाएगा, कभी सर्दी ज्यादा हो जाएगी, तो इस प्रकार से जो है कभी मध्यम रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से जो है, हाँ जी, इस प्रकार से जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यदि हम बात करें, अगर प्रश्न आए राजस्थान की जलवायु कैसी है, अगर प्रश्न आ जाए राजस्थान की जलवायु कैसी है, राजस्थान की जलवायु, तो राजस्थान की जो जलवायु है वो है शीतोष्ण। शीतोष्ण या उपपोषणीय जलवायु।
उपपोषणीय उपपोषणीय जलवायु। तो राजस्थान की जलवायु जो है वो कैसी है, शीतोष्ण या उपपोषणीय। अब सर ये शीतोष्ण जलवायु कैसी है ये समझाइएगा, क्योंकि भारत की जलवायु तो उष्ण कटिबंध है। भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, उष्ण कटिबंध। कि हाँ, भारत की जलवायु भारत की भारत की जलवायु जो है वो कैसी है, उष्ण कटिबंध प्रकार की। उष्ण कटिबंध उष्ण कटिबंधीय जलवायु आपको देखने को मिलती है भारत की। तो सर भारत तो राजस्थान के अंदर ही है, भारत तो राजस्थान के अंदर है, लेकिन राजस्थान की जलवायु इतनी चेंज कैसे मिला राजस्थान की जलवायु में, इसको जरा बेहतर से समझाइए। तो एक बार जो है इसको आप नोट डाउन कीजिएगा ध्यान से, बिल्कुल सभी प्रिय साथी एक बार इसको जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। तो लिख लिया सभी ने? हाँ, चलिए आगे अगर अपन बात करें तो ये ऐसा हुआ क्यों है, पहले अपन समझते हैं भारत के संदर्भ में। पहले जो अपन बात है वो समझते हैं किसके संदर्भ में, भारत के। ठीक, फिर उसके बाद जो अपन बात को समझेंगे वो समझेंगे राजस्थान के संदर्भ में। ठीक है ना, बिल्कुल गुरु, ये राजस्थान। अब सुनना, आपको ये बात तो पता होगी ना कि यहां एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है गुरुजी, ये बात पता है? पता है, बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये बात भी पता होगी जो कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है वो दक्षिणी राजस्थान से होते हुए, दक्षिणी राजस्थान बोला जाए तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो जिले है ना, यहां से होकर गुजरती है। ये रेखा कौन सी है, कर्क रेखा। अब थोड़ा मैं आपको ये बात ग्लोब के संदर्भ में समझाता हूं, सुनना मेरे भाई, सभी बातें ध्यान से सुनना। जलवायु टॉपिक में आज के बाद आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, ये वादा है मेरा आपके साथ। देखो, ये जो है इस प्रकार से यहां काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, आपको ये बात पता है ना? यहां जो रेखाएं खींची हैं वो काल्पनिक रेखाएं, फिर इसके ऊपर एक रेखा और खींची गई है यहां, और फिर इसके नीचे भी जो है वो एक रेखा खींची गई है, यहां पर खींची गई है। बीच वाली जो ये अक्षांश रेखा है इसका नाम हो गया भूमध्य, है तो मध्य हो गया तो भूमध्य। इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश भी बोल सकते हैं। तो ये जो अक्षांश रेखा है ये कौन सी है, 0 डिग्री। जीरो के जब हम ऊपर चलेंगे तो 1 2 3 इस प्रकार से आएगा, बिल्कुल आएगा। ऊपर 23.5 डिग्री पर जाने के बाद आपको ये एहसास होगा कि हम कर्क रेखा पे आ गए हैं। 23.5 डिग्री पर आप पहुंचोगे तो आपको क्या महसूस होगा कि हम कहाँ आ गए, 23.5 पर आप जाओगे तो आपको ये महसूस होगा कर्क रेखा आ गई। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है कितना, 23.5 डिग्री। नीचे जाएंगे तो नीचे भी है 23.5 डिग्री, लेकिन नीचे वाली जो रेखा उसका नाम हो गया मकर रेखा। समझना बात को, इन रेखाओं के बीच में जो कटिबंध मिलेगा आपको, इन रेखाओं के बीच में जो जलवायु देखने को मिलेगी, जो कटिबंध पाया जाएगा, क्योंकि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध बोलते हैं। इनके बीच में जो आपको जलवायु देखने को मिलेगी उसे हम बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। इनके बीच की जलवायु ये है। ऊपर की ओर जाओगे तो आपको जलवायु देखने को मिलेगी शीतोष्ण, और बिल्कुल ऊपर जाओगे तो शीत। बर्फ जमी हुई है ऊपर तो बिल्कुल भरपूर मात्रा में। तो अब एक बात जरा ध्यान से सुनो, अपना जो भारत है वो ऐसे ही है,
हाँ जी सर, ऐसे है, बिल्कुल ऐसे आपने जो बनाया, यही है भारत, इसी प्रकार से। तो एक बात सुनो, इसी भारत के अंदर तो है राजस्थान, यहाँ है। ठीक है गुरुजी, अब सुनना बात को। सर अभी आपने ये बोला इस रेखा के नीचे, सुनो ध्यान से, इस रेखा से नीचे जो जलवायु है वो है उष्ण, और एक इस रेखा से ऊपर जो जलवायु है वो है शीतोष्ण। तो भारत में तो ये जो कर्क रेखा है, ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के नीचे तो जलवायु मिलेगी कौन सी, उष्ण, और कर्क रेखा के ऊपर जो जलवायु मिलेगी वो क्या मिलेगी, शीतोष्ण। बिल्कुल सही बात है, सुनना ध्यान से। कर्क रेखा के नीचे जलवायु मिलेगी उष्ण, कर्क रेखा के ऊपर जलवायु मिलेगी शीतोष्ण। कर्क रेखा के नीचे जलवायु मिलेगी उष्ण, कर्क रेखा के ऊपर मिलेगी शीतोष्ण। गुरुजी बात तो समझ गए, अब और समझो। ये जो शीतोष्ण जलवायु यहां ऊपर है, इसका प्रभाव भारत में नहीं पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? यहां एक पर्वत श्रृंखला फैली है, यहां पर एक पर्वत श्रृंखला फैली है, और इस पर्वत श्रृंखला का सभी प्रिय साथी नाम जानते हैं। इस पर्वत श्रृंखला का जो नाम आप सभी जानते हो, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है हिमालय। क्या नाम है? हिमालय। तो ऊपर से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, ऊपर से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, ये जो ठंडी हवा है, ये भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। जो शीतोष्ण हवा है वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती, इसलिए शीतोष्ण जलवायु का प्रभाव भारत में कम हो जाता है। ये ऊपर से चलने वाली जो यहाँ ठंडी हवाएं है ना, हिमालय के कारण, क्योंकि ये साइबेरिया रूस से आती हैं, हिमालय के कारण ये हवाएं जो भारत में है प्रवेश नहीं कर पाती, इसलिए शीतोष्ण जलवायु का प्रभाव नहीं मिलता। तो भारत में जो हवाएं हैं वो कौन सी चलती है, उष्ण कटिबंध की। पूरे भारत में जो हवाएं हैं वो कौन सी मिलेंगी, उष्ण। इसलिए भारत की जो जलवायु देखने को मिलती है, मैंने पहला प्रश्न करवाया उसका डाउट ये क्लियर हो गया होगा आपका। भारत में जो जलवायु देखने को मिलती है वो कौन सी मिलती है, उष्ण कटिबंध। बात समझ में आई? अब बात करते हैं राजस्थान में शीतोष्ण कैसे हुई फिर। तो सुनो, कर्क रेखा जो है वो यहां पर है, आप देख रहे हो, देख ली गुरु जी। अब कर्क रेखा के नीचे जो जलवायु मिलेगी, ये बड़ा बेल्ट हो गया इतना, यहां जो जलवायु मिलेगी बताओ वो जलवायु कौन सी होगी? यहां जो जलवायु मिलेगी वो जलवायु कौन सी होगी बताओ? यहां जो जलवायु मिलेगी, यहां जो जलवायु मिलेगी वो जलवायु होगी उष्ण। कैसी होगी? उष्ण। फिर कर्क रेखा के नीचे जलवायु उष्ण, और कर्क रेखा के ऊपर जो जलवायु देखने को मिलेगी, कर्क रेखा के ऊपर जो जलवायु देखने को मिलेगी उस जलवायु को हम बोलेंगे शीतोष्ण। कौन सी जलवायु बोलेंगे? शीतोष्ण। इसीलिए इसीलिए भारत में जो प्रभावशाली है वो तो है उष्ण, लेकिन राजस्थान में उष्ण तो 1% ही है। उष्ण का जो हिस्सा है वो 1% है। 99% जो हवाएं हैं वो कैसी चलती हैं? शीतोष्ण। शीतोष्ण। इसलिए यानी 99% भाग जो किस जलवायु के अंदर आता है? शीतोष्ण जलवायु में। इसीलिए मैंने मेरे दोस्त आपको ये बात बताई कि राजस्थान की जो जलवायु है वो कैसी है? शीतोष्ण। बोलो इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? बस अब देखो, बस ये चीजें अब धीरे धीरे आपके जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाओगे। अब बात यह है कि राजस्थान के जलवायु का वर्गीकरण कोपेन वगैरह का बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे, मैं मुख्यतः बताता हूँ। राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है। राजस्थान जो है, राजस्थान जो है, इसकी जलवायु जो है वो कितने भागों में बांटा गया है? 5 जलवायु प्रदेश बताए हैं। राजस्थान के जलवायु प्रदेश अगर हम बात करें तो कितने? 5। सुना? अच्छा, अभी तक जिस जिस साथी ने, प्रिय साथी ने क्लास को लाइक नहीं किया वो जरूर करिएगा। हाँ, चलिए अब देखो, आप ध्यान से नोट्स बनाओ, ज्यादा कमेंट मत करो, क्योंकि टॉपिक में ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ये समझने के टॉपिक है, तो इसमें थोड़ा सा बात जो आप कम करा और काम पर थोड़ा ध्यान देगा तो बेहतर रहेगा अपने लिए। एक तो बेल्ट ये है, 1, 2, 3,
ये हो गई इस प्रकार से एक, ठीक है। इस वाले प्रदेश का नाम हो गया शुष्क। अब ये बिल्कुल सूखा है, यहां गर्मी बहुत है। थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा अर्ध शुष्क। फिर थोड़ा आगे जाओगे तो आपको अरावली वाला जो क्षेत्र है वो मिल जाएगा उपाद्र। और आगे जाओगे तो मिल जाएगा आर्द्र, और नीचे वाला सबसे ठंडा है जिसे हम बोलेंगे अति आर्द्र। तो राजस्थान के जलवायु अगर बात करें, प्रदेश बनेंगे कितने? 5। एक, दो, दो के बाद याद रखना 3, 4, 5। नंबर एक पर यदि हम बात करें, नंबर एक पर अगर हम बात करेंगे तो याद रख लेना, नंबर एक पर अगर हम बात करेंगे तो याद रखना शुष्क जलवायु प्रदेश। नंबर दो पे हम बात करेंगे तो याद रख लेना अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। नंबर तीन पर उपाद्र जलवायु प्रदेश। 4 पर आर्द्र जलवायु प्रदेश। और 5 पर अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र मतलब बहुत ज्यादा आर्द्रता वहां की। आर्द्र मतलब ठंडक हुआ है। अति आर्द्र जलवायु। तो राजस्थान में जलवायु प्रदेश जो है वो कितना है? 5। कितने? 5। अब शुष्क जलवायु में जो वर्षा होती है वो 0 से 20 सेंटीमीटर तक ही हो पाती है, ज्यादा नहीं हो पाती है। ये देखो, जिस 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जैसलमेर से गुजरती है, और 20 सेंटीमीटर जो है वो हो पाती है यहाँ, और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वो मरुस्थल को 2 भागों में बांट जाएगी। तो यहाँ जो वर्षा है वो इतनी ही हो पाती है। अर्ध शुष्क में आप ये मान लो 20 भी जोड़ते जाओ, 20 से 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये 40 वाला प्रश्न भी आया हुआ है कि अरावली की पश्चिमी सीमा, अरावली की पश्चिम में जो वर्षा रेखा वो कौन सी है? 40 सेंटीमीटर वाली। प्रश्न जो है वो पूछा गया है। उपाद्र में अगर अपने बात करेंगे तो 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है। आर्द्र में बात करेंगे तो 60 से 80 सेंटीमीटर वाला। और अति आर्द्र में सबसे ज्यादा होगी 80 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा। समझ में आई बात? ये अब यहाँ वन कैसे पाए जाएंगे? देखो, वनस्पति मिलती है पानी के हिसाब से। अब यहां पर जो है वो वनस्पति कैसी होगी? कांटेदार। यहां जो वन मिलेंगे, पानी की कमी है, पानी की कमी है तो कांटेदार वन मिलेंगे। अर्ध शुष्क में भी आपको कांटेदार स्टेपी जीरोफाइट्स जैसी वनस्पति देखने को मिल जाती है, और उद्भिद भी बोल सकते हो। और उपाद्र के अंदर नहीं, अरावली क्षेत्र में जो वनस्पति मिलेगी वो मिलेगी पर्वतीय। पर्वतों में उगने वाली जो वनस्पति है उसे हम बोलेंगे पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय जो वन होते हैं उसे शंकुधारी वन भी कहते हैं। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा गया है कि पर्वतीय वन को और किस नाम से जानते हैं? शंकुधारी वन। आर्द्र जलवायु प्रदेश की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे पर्णपाती वन, या जिसे हम बोल देते हैं पतझड़। यहाँ की वनस्पति कैसी मिलेगी? पतझड़। अति आर्द्र जलवायु में जो यहाँ आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी मिश्रित पतझड़, या बोल दो या सवाना, हाड़ौती क्षेत्र में। ये सागवान टाइप की जो वन है वो आपको देखने को मिलेंगे अति आर्द्र के अंदर। तो ये राजस्थान के 5 जलवायु प्रदेश जो है वो हमने आपको बता दिए सिंपल वे के अंदर। क्योंकि इसमें से जो प्रश्न बनता है ना, इसमें से जो प्रश्न बनता है वो बनता है किसको? वर्षा के आधार पर लेकर पूछते हैं कि अति आर्द्र का वर्षा क्षेत्र जो है कितने सेंटीमीटर तक हो जाती है, तो वो बताओ। फटाफट नोट डाउन करो इसको। अब हम पढ़ेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से।
देखो जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, ये प्रश्न आता है निम्न में से जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो प्रिय साथी ध्यान से इधर देखना और सुनना, शाबाश वेरी गुड। इधर देखो भाई, अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूं सिर्फ अक्षांशीय स्थिति। तो अक्षांशीय स्थिति जो है वो भी जलवायु को प्रभावित करेगी। अक्षांशीय स्थिति के बाद आप 2 नंबर पे जो याद करोगे वो करोगे समुद्र तल से दूरी। 3 नंबर पे आप याद करोगे समुद्र तल से ऊंचाई। चार नंबर पे आप याद करोगे धरातलीय स्थिति। धरातलीय स्थिति भी बहुत ज्यादा जलवायु को प्रभावित करती है। और 5 नंबर पर आप पढ़ोगे वनस्पति कारक। कौन सा कारक हो जाएगा? वनस्पति कारक, है ना। और फिर 6 नंबर पे आप पढ़ोगे अरावली पर्वतमाला। सात नंबर पे आप पढ़ोगे मरुस्थल को। 7 नंबर पे आप पढ़ोगे मरुस्थल को। और 8 नंबर पे वो भारत में आ जाएगा जल व स्थल का वितरण। कोई बात नहीं, अगर हम 7 ये प्रभावित देख लेते हैं करने वाले कारक जलवायु को, तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम जो बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षांशीय स्थिति की। तो नंबर 1 पर आप हेडिंग लगाओगे अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय कैसे जलवायु को प्रभावित करती है भाई अक्षांशीय स्थिति? तो देखो देखो भाई सभी, ये देखो जाने वालों, आपका ध्यान किधर है? ये ग्लोब इधर है, ग्लोब हो गया। ग्लोब में मैंने कहा था काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। एक तो ये हो गई इस प्रकार से, यहां एक जो रेखा है वो हो गई यहां। अब आपको ये पता लग जाएगा कि यार हंसने से बारिश नहीं होगी, यार हंस रहा है बारिश की जाए, यार हंसने से बारिश नहीं होगी, जलवायु चाहेगी तब बारिश होगी। समझो इस बात को, क्यों होगी बारिश? बारिश होने के पीछे क्या रीजन है? कोई आपको मूर्ख ना बना देते कि बारिश जो वो ऐसे होती है। इसलिए ऊपर वाली जो रेखा है उसका नाम क्या हो गया? कर्क रेखा। बीच वाली जो रेखा है उसका नाम हो गया भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा भाई? भूमध्य रेखा। हो गया? रेजा को ध्यान में। नीचे वाली जो रेखा है इसका नाम हो गया मकर रेखा। नीचे वाली जो रेखा है इसका नाम हो गया मकर रेखा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सूर्य की किरणें चमकती हैं सीधी। सूर्य की किरणें कैसी? तिरछी चमकती हैं सीधी। तो याद रखना, किसी भी रेखा पर सूर्य की किरणें चमक रही होंगी तो उनका सीधापन होगा, तिरछापन नहीं होगा। मेरी बात याद रखना। तो 21 मार्च को सूर्य की किरणों का क्या होता है? 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणों का जो है वो सीधापन होता है। के बाद 21 के बाद 22 मार्च, 23 मार्च सूर्य उत्तरायण होना शुरू हो जाता है। 24 मार्च, 25 मार्च, इस प्रकार से। और ऐसे बताया जाता है, 21 जून को, समझना ध्यान से अभी मेरी बात को, 21 जून को सूरज जो है वो चमक जाता है किस रेखा पर? कर्क रेखा पर। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी या लंबवत कब होती है? बोलना मेरे भाई, कब? 21 जून को। शाबाश, बोलिएगा सभी। कब होती है? 21 जून को। उसके बाद जो है वो सूर्य फिर दक्षिणायन हो जाता है। सूर्य फिर दक्षिणायन हो जाता है। सूर्य फिर, हाँ जी, सूर्य फिर जो है वो दक्षिणायन हो जाता है। सूर्य फिर दक्षिणायन। उसके बाद सूर्य चमकता है इस रेखा पर, यहां। सूर्य यहां चमकेगा, सूर्य यहां चमकेगा। यहां चमकेगा कब? 23 सितंबर को। 23 सितंबर को सूरज यहां चमकेगा। इस रेखा पर,
भूमध्य रेखा पे। फटाफट याद करो तीनों पॉइंट। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर। तो अब सूर्य जो है वो 23 मार्च को चमकेगा फिर वापस भूमध्य रेखा पे। के बाद सूर्य फिर यहां से फिर दक्षिणायन होगा। दक्षिणायन होने के बाद यहां चमकेगा पुणे। पुणे चमकेगा मकर रेखा पर। मकर पुणे क्या मकर रेखा पे चमकेगा कब? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूरज की किरणें पड़ेंगी सीधी मकर रेखा। दिसंबर के बाद 23 दिसंबर, 24, ऐसे करते करते जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च की 21 तारीख को सूरज जो है वो यहां आ जाएगा। आ गया ना? अब देखो, जहां पर सूरज की किरणें होगी वहां गर्मी होगी, जहां नहीं होगी वहां ठंड होगी। जून के महीने में यहां पर है भारत। सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ेंगी? भारत में। कर्क रेखा भारत से गुजरती है, तो जून का महीना इसलिए होता है गर्मी वाला। और ऑस्ट्रेलिया यहां पर एक देश है, ऑस्ट्रेलिया में जून का महीना होता है ठंड वाला। ये है जलवायु। हमें जून के महीने में बहुत भयंकर गर्मी लगती है और ऑस्ट्रेलिया वालों को बहुत भयंकर ठंड लगती है। अब देखो, हमें जनवरी के महीने में ठंड लगती है और इधर जनवरी के महीने भयंकर गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूर्य की किरणें कहां जाती है? जनवरी के महीने में इस मकर रेखा पर। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ, तो सुनो, कभी सूरज यहां जा रहा है, कभी यहां जा रहा है, कभी गर्मी यहां हो रही है, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां। तो जलवायु प्रभावित हो रही है नहीं हो रही? एक जैसा मौसम हो रह रहा है क्या? कि सेम ही 10 डिग्री तापमान है तो 10 ही रह रहा है? नहीं, कभी 10 भी हो रहा है, कभी 20 भी हो रहा है, 30 भी हो रहा है, यहां तक 45 डिग्री तापमान भी हो रहा है। तो बस यही तो जलवायु प्रभावित है। सबसे पहला अक्षांश स्थिति जलवायु प्रभावित जो है वो पूरी की पूरी करती है। मैंने आपको शुरू शुरू में ये जो उदाहरण बताया था मेरे भाई, ये अक्षांशीय स्थिति कारण इस प्रकार जलवायु डिसाइड हुई है। अक्षांशीय स्थिति के कारण इसी प्रकार कर्क रेखा बिल्कुल बीच में से गुजरती है। ये जो उष्ण कटिबंध हमने बताया वो इसी के आधार पर जो आपको बताया हमने। तो नंबर 1 अक्षांशीय स्थिति। बस ये देखना, जहां गर्म सर्द हो रही हो, कभी गर्मी कभी ठंड कभी गर्मी, वहां ये मान लेना कि जलवायु प्रभावित हो रही है। दूसरा क्या था? दूसरा पॉइंट जो था वो था समुद्र तल से दूरी। समुद्र तल से दूरी। तो दूसरा जो पॉइंट था वो ये था, समुद्र तल से, समुद्र तल से दूरी। यही था, बिल्कुल था। समुद्र तल से दूरी की अगर बात करेंगे तो ये अपना है राजस्थान। बिल्कुल सर, ये हो गया अपना राजस्थान। तो एक मजे की बात पता है क्या है? राजस्थान के नजदीक तो समुद्र है ही नहीं। राजस्थान के नजदीक नहीं है समुद्र, बहुत दूर है भाई, बहुत दूर है, बहुत दूर है। ठीक है, अगर हम राजस्थान से इधर की ओर जाएंगे तो इधर एक सागर है जिसे हम बोलते हैं अरब सागर। तो राजस्थान की अरब सागर से जो दूरी पड़ती है वो लगभग 400 किलोमीटर। राजस्थान से अरब सागर की दूरी कितनी है? 400 किलोमीटर। इधर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। अरे बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। खाड़ी वो स्थल होता है, खाड़ी वो स्थल होता है जिसके जिसके एक और तो क्या हो? जल। एक और तो क्या हो? जल। और 3 और स्थल हो। नंबर 1 यहां हुआ स्थल, 2 और 3। 3 और जिसके स्थल भाग हो उसे हम बोलते हैं खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी की अगर दूरी देखें तो ये लगभग आपको देखने को मिल जाएगी 2900 किलोमीटर। कितनी देखने को मिल जाएगी? 2900 किलोमीटर। सर ये तो आपने बात बताई है अरब सागर की। अरब सागर से पहले इस प्रकार से कच्छ का रण भी आता है और खंबात की खाड़ी भी आ जाती है। खंबात की खाड़ी भी आ जाती है। तो ये तो राजस्थान के नजदीक है ना, इतने भी नजदीक नहीं है। कच्छ का रण राजस्थान से 225 किलोमीटर दूर है, 225। और खंबात की खाड़ी 275। तो ये भी नजदीक नहीं है, इसीलिए राजस्थान के समुद्र जो है वो दूर है। तो यहां जलवायु में विभिन्नता जो है वो देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? विभिन्नता। कैसे? सुनिएगा, सुनिएगा। मैं उदाहरण ले रहा हूं, ये राजस्थान हो गया। एक मान के चलो ये कोई राज्य है जिसका नाम है केरल।
और एक यहाँ ये राज्य है अपना राजस्थान, है तो दोनों भारत के हिस्से, लेकिन जो समुद्र तल के जितना नजदीक है वो उतना आर्द्र होगा, ठंडा होगा। और ये दूर है तो ये क्या मिलेगा आपको गर्म, इतना नहीं मिलेगा जितना केरल है। केरल जो है वो समुद्र के नजदीक है, तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव, जलवायु प्रभावित होगी यहाँ से। केरल की जो जलवायु है और राजस्थान की जलवायु, दिन रात का अंतर होगा इसमें। बोलो होगा या नहीं होगा? होगा सर। ये है समुद्र तल से दूरी। अब 3 नंबर पॉइंट पढ़ेंगे, समुद्र तल से ऊंचाई। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, धरातल से प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री तापमान घटता है। सुनो, जैसे मान के चलिएगा, मान के चलिएगा, सुनना ध्यान से। अच्छा, कभी आपने ऐसे घर देखे हैं जो पर्वतों में बने हो? बिल्कुल देखे हैं सर। पर्वतों में बने हुए, पहाड़ी इलाकों में जो बने हुए घर होते हैं, वो ये जो मैदानी भाग में जो बने होते हैं ना, इनकी तुलना में ठंडे होते हैं। इनकी तुलना में जो है वो क्या होते हैं? देखो, ये हो गया मैदान, ये क्या हो गया? मैदान। अब ये हो गए पर्वत। तो पर्वत पर जो आपको मिलेंगे घर, वो क्या होंगे? आर्द्र। क्योंकि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री तापमान घटता है, बढ़ता नहीं है। और तापमान घटने का मतलब होता है ठंड होना। अब देखो, एसी चलाते हैं जब, तो एसी में ऐसे होता है, 18 कर दो, 17 कर दो, 16 कर दो, तो कूलिंग बढ़ेगी। अगर आप एसी को 28 पे चलाओगे तो इसका मतलब 28 डिग्री तापमान देगी वो आपको। कमरे का जो टेम्परेचर है वो 28 डिग्री रखेगी, तो 28 डिग्री के बजाय हम कर देते हैं 18 डिग्री। तो 18 डिग्री में ठंडक हो जाती है। तो जैसे जैसे तापमान घटेगा ठंडक बढ़ेगी। इसीलिए हाइट पर जाएंगे तो हाइट पे आपको ठंडक देखने को मिलेगी। इसलिए ये पाते हो आप, पर्वत जो होते हैं अधिक ऊंचे, उन पे बर्फ ही जमी रहती है। ये देखा आपने, महसूस किया? हाँ जी सर, किया है। इसी इसी का रीजन है ये, क्योंकि 165 मीटर। अब जैसे ही और 165 मीटर ऊपर जाओगे तो 2 डिग्री तापमान घट जाएगा, और 165 जाओगे तो 3। तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पर 1 डिग्री तापमान घटता है। जबकि, याद रखना, जबकि 32 मीटर गहराई में, धरातल से, धरातल से धरती से 32 मीटर गहराई में जाने पर, गहराई में जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है। 1 डिग्री तापमान बढ़ता है। जैसे ये मान के चलिएगा, ये मान के चलिएगा स्थल भाग है, ये स्थल भाग है। आप जैसे जैसे स्थल भाग के जो है वो नीचे जाओगे, आपको अलग अलग प्रकार की जो लेयर मिलेंगी इस पर। ऊपर ऊपर वाली को हम बोलते हैं क्रस्ट, ऊपर ऊपर वाली जो उसे हम बोलते हैं क्रस्ट। और नीचे वाली, बीच वाली, बीच वाली मेटल होगी, नीचे वाली कोर। अब यहां पता है तापमान कितना भयंकर है? नीचे जाएंगे, यहाँ का तापमान जो 6000 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलता है।
इतना भयंकर, बिल्कुल। ये यहां से यहां तक तो अब ऐसे मानो 150 से 200 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। अब ऐसे अपने जाएंगे नीचे, यहां से इतना भयंकर तापमान कि आप कुछ भी यहां फेंक दो, कुछ भी लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। मेरे हाथ में ये रिमोट है, रिमोट फेंक दूंगा ये भी लिक्विड बन जाएगा। मार्कर है, अरे इंसान है, अगर यहां तक मैं आपको बताऊं, अगर कोई बड़ी चट्टान भी इसके अंदर फेंक देंगे ना, वो भी लिक्विड बन जाएगी, वो भी पानी बन जाएगी। इतना भयंकर जो है वो यहाँ पर जमा हुआ है। तो 32 मीटर गहराई, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पे जाने पे 1 डिग्री तापमान जो है वो बढ़ता है। और तापमान बढ़ने का मतलब गर्मी बढ़ना। अब देखो 45 डिग्री तापमान है, 40 है, 47 है, 48 है, 49 डिग्री हो जाए तो भयंकर। राजस्थान में अधिकतम तापमान जो है ना वो 49 डिग्री तक हो जाता है, अधिकतम, है या नहीं है। तो समुद्र तल से ऊंचाई जाएंगे तो देखो अब है एक ही स्थल, लेकिन मान के चलो अगर कोई पर्वत पे घर बना है तो वो ठंडा होगा, अगर मैदान पे बना है वो इतना नहीं होगा। तो जलवायु प्रभावित हो रही है ना। अरे धरातल तो एक ही है, बस धरातलीय स्थिति अलग अलग है, धरातलीय स्थिति अलग अलग है, इसलिए जलवायु यहाँ प्रभावित हो चुकी है। ये भी समझ में आ गई, ये बात आ गई, ये आ गई समुद्र से ऊंचाई, धरातलीय स्थिति। धरातलीय में सीधा समझो, देखो कुछ भाग ऐसे है जहां रेत के टीले टीले हैं। मैं समझाता हूँ आपको, देखो ये उच्चावच है, देखो कुछ भाग ऐसे हैं जहां धोरे हैं, ठीक है गुरु जी। कुछ भाग ऐसे है जहां पर्वत है, कुछ भाग ऐसे है जहां पठार है, कुछ भाग ऐसे हैं जहां पेड़ पौधे ज्यादा है, कुछ भाग है ऐसे हैं जहां पेड़ पौधे ज्यादा है। तो सुनो ध्यान से, ये तो हो गए मरुस्थल, ये हो गए पर्वत, ये हो गया पठार, ये हो गए पेड़ पौधे, हो गए। हाँ जी सर, हो गए। तो मुझे एक बात बताओ, यहां गर्मी ज्यादा होगी, होगी, बजाय इसकी यहां गर्मी जो है वो कम होगी, होगी। पठार में भी कम क्योंकि हाइट पे बना हुआ है। और पेड़ पौधों वाले क्षेत्र में तो ऐसी जो है वो ठंडक, ठंड भरी रहती है। कैसे? क्योंकि किरणें सूर्य की जो वो धरती पे आ नहीं पाती, ये जाल सा इस प्रकार बनाती है। आपने देखा होगा गर्मियों में हम वृक्ष के नीचे बैठ जाया करते थे तो हमें धूप नहीं लगा करती थी, तो इस प्रकार। तो भाई देखो धरातलीय स्थिति कितनी प्रभावित करती है। अब एक धरती पे, धरती है सिर्फ एक, अंतर देखो कितना है। इस भाग पे गर्मी ज्यादा होगी, इस पे कम होगी, इस पे बिल्कुल ही कम हो जाएगी, होगी या नहीं होगी, वो चीज है। तो धरातलीय स्थिति प्रभावित करती है। जहां रेत रेत भरी हुई है वो गर्म इलाके होंगे, जहां वन ज्यादा है वो ठंडे इलाके होंगे। धरातलीय स्थिति भी प्रभावित करती है। जी हाँ गुरु जी, धरातलीय स्थिति भी प्रभावित करती है। इसके बाद यदि हम आगे बात करें तो वनस्पति कारक भी प्रभावित करता है। वो सेम कंडीशन बनेगी, वो सेम कंडीशन बनेगी, ये सेम ही है। देखो मरुस्थल वाला भी उदाहरण दिया, जहां डेजर्ट ज्यादा इलाके पाए, मरुस्थल ले चलो वो आगे पढ़ाऊंगा। एक बार वनस्पति कारक देखो, ज्यादा रोड गोल हो जाएगा। वनस्पति कारक में देखो, जैसे एक ये मैदान है, अब यहाँ छोटी मोटी वनस्पतियां उगी हुई है या खाली मैदान पड़ा है, थोड़ी बहुत है। लेकिन एक इलाका ऐसे है जो हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ है, एक ये इलाका ऐसा है जो हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ है। ठीक है गुरुजी। और यहाँ ये मान लीजिएगा, आप ये मान लीजिएगा कि यहाँ छोटी मोटी वनस्पति घास फूस उगी, मान ली सर। अब सोचो जरा, ऊपर चमक रही है सूर्य की किरणें, अब सूर्य की किरणें तो इधर भी पड़ेंगी, इधर भी पड़ेंगी। अब ये सीधी यहाँ धरती पे पड़ रही है तो इसलिए ये भाग जो गर्म क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये जो भाग है, क्योंकि यहाँ इस प्रकार से ये जो पत्तियां हैं इसकी, वो ऐसा जाल क्रिएट करेंगी, सूर्य की किरणों को धरती तक आने नहीं देंगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि इन पत्तों के अंदर जो है वो किरणें रह जाएंगी और यहाँ जो है छाया होगी, और यहाँ छाया होगी तो ये इलाका जो है वो आर्द्र पड़ा रहेगा। अब बात तो एक ही है, बस अंतर इतना है कि इधर वनस्पति हुई हुई है तो ठंडा है, इधर वनस्पति नहीं है तो गर्म है। तो वनस्पति कारक भी जलवायु को क्या करता है, प्रभावित करता है। ये अपना जो कारक है वो कौन सा, बस इसको समझना, ये प्रश्न सारे क्लियर होते जाएंगे आपके। ये जो कारक है वो कौन सा हो गया, वनस्पति कारक। अब बात करते हैं अरावली की। अरावली जो है वो जलवायु को कैसे प्रभावित करती है। देखो अरावली का तो एक रीजन हम ये भी पढ़ते हैं कि अरावली पर्वतमाला जो है ये पर्वतीय इलाका है,
पर्वत वाली मैंने कहानी बता दी कि जलवायु को कैसे प्रभावित करेगी। हाँ सर, एक ये बात है कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, वो यहाँ तो सर्वाधिक वर्षा करता है, ये बादल पानी के यहाँ टकराते हैं, लेकिन यहाँ से टकराने के बाद ये ऐसे फट जाते हैं इधर। अब यहाँ पर एक स्थान है माउंट आबू, माउंट आबू राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है ये। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो कौन सा स्थान है? माउंट आबू। राजस्थान में जहां सर्वाधिक वर्षा होती है वो स्थान कौन सा है? माउंट आबू। उसके बाद तो आप देखोगे तो मानसून ऐसे समांतर होकर जो है अरावली के बाहर निकल जाएगा। एक कारण ये है कि राजस्थान में कम वर्षा होती है। कम वर्षा का एक कारण ये है कि जो मानसून होता है, मानसून कौन सा जिससे सबसे ज्यादा वर्षा होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून अरावली के समांतर होकर चला जाता है, जिससे राजस्थान को अधिक वर्षा प्राप्त नहीं हो पाती। राजस्थान को अधिक वर्षा जो प्राप्त नहीं हो पाएगी। सोच के देखो, अगर ये विपरीत दिशा में होती तो वर्षा खूब होती राजस्थान में, लेकिन है तो नहीं ना, नहीं है गुरुजी। ठीक है, अच्छा ये जो मानसून इधर से आ रहा है ये बंगाल की खाड़ी का नहीं है, ये अरब सागर का, ये बात याद रखना। तो माउंट आबू में जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो अरब सागर वाले से होती है, ना कि बंगाल की खाड़ी से। अब रह गया मरुस्थल। देखो मरुस्थल की बात मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको बता दी है। इस मिट्टी के कण होते हैं बड़े, डेजर्ट वाली जो मिट्टी होती है ना, इस मिट्टी के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? बड़े। इस मिट्टी के जो कण है वो होते हैं बड़े। बड़े कण होने के कारण, कण बड़े होने के कारण जो सूर्य की किरणें वो बहुत गहराई तक चली जाती है। सूर्य की किरणें जो होती है वो बहुत गहराई तक आ जाती है, जिस कारण इसमें एक गुण पाया जाता है, इस मृदा के कण जो है मृदा के बड़े हैं। तो इसका गुण मानो या अवगुण मानो? जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी होने का ये गुण है। जब गर्मी पड़ेगी तो भयंकर गर्म होगी, जब सर्दी पड़ेगी तो भयंकर सर्दी होगी। तो एक प्रश्न आया था कि शीतकाल में राजस्थान ठंडा रहता है, शीतकाल में राजस्थान के ठंडे रहने का कारण, रहने का कारण मरुस्थल है। क्या है? मरुस्थल। तो मेरे दोस्त, ये हमने जलवायु को प्रभावित करने वाले सारे कारक जो है वो आज की क्लास में पढ़ लिए। ठीक है, तो जिस जिस साथी ने अभी तक क्लास में, आपके कमेंट देख लेता हूं, जिस जिस साथी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो जरूर करना भाई। ठीक है, ये सीरीज अपनी चलती रहेगी, कल भी अपन जलवायु के आगे की जो कहानी है वो पढ़ेंगे। नमस्कार सभी को। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास देखने के लिए एवरीवन। मस्त रहो, खुश रहो और अपनी अपनी पढ़ाई के अंदर शानदार तरीके से जो है व्यस्त रहो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।